हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेइंग विद बायोलॉजी। आप लोगों का वेलकम बैक हो चुका है लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 2 में। आज के क्लास में हम पहले तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर से, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द फर्दर टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है भाई कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कि हम किसी चीज़ को कैसे पता करेंगे देखने मात्र से कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई चीज़ लाइफ प्रोसेसेस एग्जिबिट करेगी तो वो लिविंग होगी। तो वो क्या होगी? लिविंग होगी। इफ़ समथिंग इज अलाइव दैट इट मीन्स इट विल परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, बट इट इज़ नॉट फिजिबल टू नोटिस दिस प्रोसेसेस। क्या हम सभी लाइफ प्रोसेसेस को नोटिस कर सकते हैं? जैसे हम एक लाइफ प्रोसेसेस का एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो क्या हम न्यूट्रिशन को नोटिस कर सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म में? नहीं कर सकते नोटिस। और रेस्पायरेशन को हम नोटिस नहीं कर सकते। ब्लड का फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, उसको हम नोटिस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें क्या देखना होगा लिविंग या नॉन लिविंग डिसाइड करने के लिए? हमें जाना पड़ेगा किसी भी काइंड ऑफ मूवमेंट पे, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो। हमें जाना पड़ेगा किसी भी काइंड ऑफ विजिबल मूवमेंट पे। ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हमें किसी भी काइंड ऑफ विजिबल मूवमेंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इनविजिबल मूवमेंट्स हमें अगेन विजिबल नहीं होंगी बाय नेकेड आई। तो कन्वीनियंट मेथड क्या है चेक करने का कि वो अगर मूव कर रहा है तो दैट इज़ लिविंग फॉर श्योर, बट इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग देन इट इज़ नॉट लिविंग, वी कैन कन्फर्म इट। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो अ कन्वीनियंट मेथड टू चेक दैट वेदर इट इज़ अलाइव और नॉट इज़ टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के लिए, जो कि है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमें चारों प्रोसेसेस को एक ओवरव्यू लेना है। चारों प्रोसेसेस का एक ओवरव्यू लेना है। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है भाई? न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इनटेक ऑफ फूड मतलब कि फूड को अंदर लेना, जिसको हम आगे जाके न्यूट्रिशन की क्लासेस में इंजेशन का नाम भी देंगे। इनटेक ऑफ फूड को हम इंजेशन भी बोलेंगे इन साइंटिफिक टर्म्स। इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना और उसको यूज़ करना टू फॉर्म एब्जॉर्बेबल मोलिक्यूल्स, एब्जॉर्बेबल बायोमोलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज टू डराइव एनर्जी। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो कि ऐसे कुछ प्रोसेसेस जिनके दौरान हम खाने को खाएंगे, खाने को अंदर लेंगे हमारी बॉडी के, और उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फूड के टूटने से बने हैं, जो फूड के टूटने से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, उनको हम यूज़ करेंगे फॉर डराइविंग एनर्जी इन द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन कहाँ तक है? हमने फूड खाया, फूड से छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए तो न्यूट्रिशन खत्म हो गया। न्यूट्रिशन खत्म हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद काम आएगी रेस्पिरेशन। वो आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड्स में होगी वो कि रेस्पिरेशन क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब, सोर्स ऑफ एनर्जी भाई जिसको हम फूड कहते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी वही हो गया ना जिसको हम फूड कहते हैं, दैट वी कॉल फूड। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर लेना, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी, एंड यूजिंग इट टू डराइव सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, उसको यूज़ करेंगे, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करके हम डराइव करेंगे सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स का मतलब कि जो फूड बड़ा मॉलिक्यूल है। जैसे हमने एक मटर के दाने की बात कर ले तो मटर का दाना एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। एज इट इज़ वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो हम उसको क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। पहले हमारे माउथ में उसकी च्युइंग होती है। च्युइंग मतलब चबाना, वो चबाया जाता है माउथ में, फिर अंदर जाता है, अंदर उस पर एसिड्स वगैरह काम करते हैं, एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, तो उनसे वो क्या है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और भी बहुत ब्रीक ब्रीक पार्टिकल्स में वो टूटता है।
और वो फिर एब्जॉर्बेबल हो जाता है बाय अवर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। सब हम ये जो मैंने पढ़ाया अब इंटेस्टाइन माउथ में, ये माउथ में, वो सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में पढ़े होंगे। डायग्राम यहाँ पे लगा हुआ है उसका, डायग्राम यहाँ पे लगा हुआ है भाई। ठीक है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये, मैंने बस ऐसे ही ले आया कि दिखाने के लिए, बट इसको हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट, तो नहीं कहूँगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में शायद ही हमारे पास आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप देख सकते हो भाई, टंग हो गई हमारी, इसोफेगस हो गया, लीवर है, गोल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, डोडेनम है, जेजुनम है, सब समझना है हमें, सब समझना है। मतलब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें बेसिक आइडिया तो हमें लेना ही है इस सिस्टम का। अब भाई जो हम फूड बोल रहे हैं, फूड की सोर्स ऑफ एनर्जी है, फूड है, वो होता क्या है? तो आपने अगर केमिस्ट्री में आपने चैप्टर पढ़ लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, तो उसमें पढ़ा होगा कि लिविंग बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो कार्बन का है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? कार्बन का है, और पूरी दुनिया में भी कार्बन बहुत ज़्यादा है। तो फूड भी क्या है? एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। फूड भी क्या है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। फूड इज़ अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मेरा मतलब क्या है? फूड में हमारे पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब फूड में नहीं होते, वो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इन सब के अंदर जो बेसिक एटम है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो कार्बन का है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो वो होता है C6H12O6। C6H12, एक सेकंड ये इधर लिखता हूँ मैं, जगह कम रह गई यहाँ पे। C6H12O6, ठीक है भाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो इसमें मेन फ्रेमवर्क किसका है? कार्बन चेन है इसमें। जैसे आपने पढ़े होंगे कार्बन अगर चैप्टर हो गया आपका, नहीं तो पढ़ लोगे केमिस्ट्री में कि उसमें हमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब पढ़ना, तो सारी कार्बन की चेन है। वैसे भी ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कार्बन चेन विद हैविंग अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन इट। फंक्शनल ग्रुप पे नहीं जाएंगे, अभी ग्लूकोज में कौन सा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन का जो हो गया। न्यूट्रिशन आपको समझ आया? दोबारा से अगर रिकैप करें न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड यूजिंग इट द फूड टू डेराइव द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी एंड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी। फूड क्या है? फूड इज अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी या फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आता है दूसरा लाइफ प्रोसेस जो कि है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रिशन की कहानी कहाँ तक है भाई? न्यूट्रिशन की कहानी है जहाँ तक वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गया, एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन के थ्रू। न्यूट्रिशन की कहानी वहाँ तक है। उसके आगे कंटिन्यू होती है, कैरी ऑन होती है कहानी ऑफ रेस्पिरेशन। जब जो स्मॉल पार्टिकल्स वो बने हैं, एब्जॉर्ब हो गए, सेल्स के अंदर चले गए, तो उनकी एनर्जी कैसे बनेगी? वो रेस्पिरेशन में शुरू करेगा। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एक तरफ से ऑक्सीजन लेते हैं, फूड हमने तोड़ रखा है बॉडी में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम फूड के पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हो गया होगा आपका केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसमें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा। तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड के जो स्मॉल पार्टिकल्स बनाए हैं, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे और उनसे अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेंगे। वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात करूँ 38 ATP इज़ एनर्जी करेंसी, रेस्पिरेशन में बढ़ेंगे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाते हैं। वहीं पे अगर बात करूँ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की, एनारोबिक जाने की ये भी रेस्पिरेशन में बढ़ेंगे। कि एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक वैसे होता है कि जो ऑक्सीजन को यूज़ बिना करे एनर्जी बना ले फूड के पार्टिकल्स से। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को बिना ऑक्सीडाइज करे एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान उनका बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। मैं आपको इसका आगे दिखाई देता हूँ, मैं लेके आया हूँ शायद आज, ये रहा देखो। पायरुवेट एक बनेगी चीज़ रेस्पिरेशन में।
पायरूवेट नाम की एक चीज़ बनेगी फूड के पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो इथेनॉल बनेगा, साथ में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सिर्फ 2 ATP। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, क्यों होती है? रेस्पिरेशन में बढ़ेंगे। कभी ऐसा क्यों होता है हमारे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन कब हो जाती है? ये हम पढ़ेंगे। तो उस दौरान हमारा लैक्टिक एसिड बनता है और मॉलिक्यूल्स इतने ही बनते हैं ATP के, 2। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा सारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे कितने? 38। सारा समझेंगे कि 38 कैसे बने हैं, रेस्पिरेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे। पायरूवेट क्या होगा? बनेगा कुछ ग्लूकोज को तोड़ के रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ईस्ट वगैरह हम समझेंगे। इसको जो ऊपर वाला प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन की क्लासेस में फर्मेंटेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। एक सेकंड, फर्मेंटेशन भी इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कहने वाले हैं। रुको, ओहो ओहो, रुको, सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स गाइस। फर्मेंटेशन, ठीक है भाई। अब हम वापस से चलते हैं हमारे पीछे वाली स्लाइड में, उसमें हम रेस्पिरेशन समझ लेते हैं क्या। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ब्रोकन फूड पार्टिकल्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। ब्रोकन फूड पार्टिकल्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एक सेकंड, राइटिंग मत जाइएगा प्लीज़, बहुत ख़राब है मेरी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आप लोग जानते ही हो, H2O, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमको समझिए आ गया होगा भाई फॉर्मूला। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है? और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पाथवे। जो हमने ये आगे डिस्कस किया ना, ये सारे रेस्पिरेटरी पाथवे हैं। ऊपर वाला रेस्पिरेटरी पाथवे ईस्ट के लिए है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं कि ये ईस्ट के लिए है। ये वाला रेस्पिरेटरी पाथवे हमारे मसल सेल्स के लिए हो गया, ये वाला हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो गया। तो ये है सब कि मतलब डिफरेंट पाथवेज है जिनको हम स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन जब करेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे। ये रिएक्शन तो क्या हो गई, जैसे पायरूवेट से क्या बना, इथेनॉल, इस के केस में तो ये क्या हो गया रिएक्शन, बट पूरा ग्लूकोज से लेके इथेनॉल तक, एनर्जी तक जो पूरा है वो हो गया रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर ईस्ट। तो ऐसे ही है रेस्पिरेटरी पाथवे होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल कंडीशन। ये पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्सटर्नल कंडीशन की डिपेंड पे, जैसे अगर एनारोबिक है तो एक्सटर्नल कंडीशन क्या होगी कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है बेचारे के पास, तो उसकी एक्सटर्नल कंडीशन होगी, उसके डिपेंड पे उसका रेस्पिरेटरी पाथवे भी चेंज होगा। तो ऐसे हमने समझ लिया है। वैसे हमने एक बेसिक आइडिया इसका ले लिया है, लेकिन इसको डिटेल में तो हम कैसे पढ़ेंगे। ये भाई हमारी एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है यार, इसको प्लीज़, ब्लैंक है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन, NCERT का ही सवाल है ये, NCERT के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पहले कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ऑक्सीजन जब लेना है रेस्पिरेशन के लिए तो हमारी बॉडीज़ में डिफ्यूजन तो नहीं होता ऑक्सीजन का। डिफ्यूजन आपको पता होगा 9th क्लास से। डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन। बेसिक बताया मैंने कि अगर एक कोई भी गैस किसी भी मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर रही है तो वो हो जाएगा डिफ्यूजन, हो जाएगा डिफ्यूजन। या फिर डिफ्यूजन एक और चीज़ भी होता है कि भाई जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो सारे हवा में डिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे किस डिफ्यूजन की बात करना है, मेम्ब्रेन वाला डिफ्यूजन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई हमारे में ऑक्सीजन, हम सबको पता है, इतना तो बेसिक आइडिया होता है कि भाई ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू अंदर जाती है, ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू अंदर जाती है। बट अगर भाई बात करें प्लांट्स की या फिर एमीबा की, उनमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर कैसे जाती है, बॉडी सरफेस के थ्रू, वो अंदर जाती है थ्रू बॉडी सरफेस। तो हमारे में डिफ्यूजन करके जाती है उनके अंदर, तो हमारे में डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन अंदर क्यों नहीं जा रही, हमारे में डिफ्यूजन करके क्यों नहीं अंदर जा रही ऑक्सीजन। ये देखो, वाई इज़ द डिफ्यूजन, वाई इज़ द डिफ्यूजन
वाई इज़ द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन नीड्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स। ऐसा क्यों है? सोच के बताइए, सोचिए प्लीज़, यहाँ से मत पढ़िएगा। अगर आपको पता है इसके बारे में कुछ तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें प्लीज़। हाँ जी, तो इसका आंसर है कि भाई अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो भी गई तो हमारे में मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर से पता चल रहा है कि हमारे में बिलियंस में सेल्स है। क्या ऑक्सीजन बिलियंस ऑफ सेल्स को विद इन अ सेकेंड पास कर सकती है? विद इन ए सेकेंड क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक सेल, कितने सेल हैं हमारी बॉडी में? बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। उसमें से हर एक सेल को हर सेकंड के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको 2 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन ना मिला तो वो सेल अपने फंक्शनिंग बंद कर देगा, और अगर सेल अपने फंक्शनिंग बंद करेगा तो ऑर्गन बंद करेगा, ऑर्गन फंक्शनिंग बंद करेगा तो ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग बंद करेगा, और अगर ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग बंद करेगा तो ऑर्गेनिज्म में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। तो हमारी बॉडी में हर सेकंड के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। कोई भी एक सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ना हो किसी भी सेल के पास। तो क्या डिफ्यूजन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। डिफ्यूजन अगर हमने करनी भी है तो कम से कम बिलियंस ऑफ सेल्स हैं यार, यानी उसको बिलियंस ऑफ लेयर्स को पास करना है। और साइंटिफिक स्टडीज से पता चला कि अगर बिलियंस ऑफ लेयर्स को पास करना है ना तो उसको कम से कम 1 साल लगेगा हमारी बॉडी के इनर कोर में पहुंचने तक। 1 साल में तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए हम डिफ्यूजन नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, जिसके बारे में हम अगेन रेस्पिरेशन को जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम डिफ्यूजन क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आंसर होंगे। तो पढ़ लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी ह्यूज बॉडीज। ऑक्सीजन हैज़ टू पास थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स टू रीच इन इनर सेल ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। यह बात आपको समझा गई। ऑल्सो ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी सेल फॉर एवरी माइक्रोसेकेंड, फॉर एवरी माइक्रोसेकेंड। Hence, multicellular organisms cannot fill their oxygen needs by diffusion. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास आता है तीसरा लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो हमने न्यूट्रिशन में क्या बनाया, फूड को एब्जॉर्ब किया, फूड के मॉलिक्यूल्स बनाए छोटे छोटे, सही है। उन छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स बने कहाँ पे हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पे बने हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे इंटेस्टाइन में। कहाँ पे बने हैं भाई? हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन क्या होगा? हमारा ऑर्गन आएगा एक, जब डाइजेशन को पढ़ेंगे। आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो डाइजेशन जब पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो वो फूड के पार्टिकल्स बने वहाँ पे हैं। चाहिए सारी बॉडी को, अगेन वही बात है, चाहिए सारी बॉडी को फूड के मॉलिक्यूल्स। तो फूड के मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन से सारी बॉडी में पहुँचेंगे कैसे? लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी ये बात। फूड के मॉलिक्यूल्स पूरी बॉडी से तक पहुँचेंगे कैसे? इंटेस्टाइन से। आंसर है ट्रांसपोर्टेशन। खून पूरी बॉडी में बह रहा है, खून पूरी बॉडी में बह रहा है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं यहाँ पे इसका, नहीं तो ये आपको इसके ऊपर लिखा हुआ दिखेगा नहीं यार। ये हमारे क्या है भाई? RBCs हैं। क्या है हमारे? ये RBCs हैं। तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे? एनर्जी बनी है एक सेल में, उसके आसपास के सेल्स के पास भी पहुंच जाएगी। हाँ जी, तो वो भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन भी एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड ही है। हमें पढ़ना डिटेल में किसको है? सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसलिए मैं आपको बार बार खून की एग्जांपल दे रहा हूँ। बट डिफ्यूजन भी हमारी बॉडी में जहाँ पे भी हो रहा है सेल्स के क्रॉस, वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ही है, ठीक है ना, ऑफ देयर एक्टिविटी। एक सेकेंड, सॉरी यार, सॉरी अगेन, टेक्निकल डिफिकल्टी जो नो यार। हाँ जी, ठीक है। देयर एक्टिविटी एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म्ड। अब यहाँ पे हमने फूड बनाया, क्या वहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स भी बने होंगे? फूड के लिए तो वैसे नहीं लूँगा मैं, वो वेस्ट मटेरियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, हमने एनर्जी बनाई है, एनर्जी के साथ कुछ तो वेस्ट हुआ होगा यार। कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर बना है, ब्लड में यूरिया बनता है। कैसे बनता है? बढ़ेंगे एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे उसमें। तो
उन वेस्ट मटेरियल्स का भी रिमूव होना जरूरी है। रिमूव के लिए तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स एट अ पॉइंट इन आवर बॉडी सिचुएटेड हैं, उस पॉइंट तक उन वेस्ट मटेरियल्स को पहुंचाने में भी कौन मदद करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। कौन मदद करेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ रही है एक्सक्रीशन। क्या आ रही है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है हमने पढ़ लिया है अभी। वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होना फ्रॉम अवर बॉडी। वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होना फ्रॉम अवर बॉडी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट और रेदर हार्मफुल। वेस्ट तो वो है ही, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो क्या भी है? हार्मफुल भी हैं। हमारी बॉडी के लिए वो क्या भी हैं भाई? हार्मफुल भी हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स का क्या होना फिर? आउटसाइड होना, मतलब रिमूव होना आउटसाइड। उनको कहते हैं हम क्या? एक्सक्रीशन। द बॉडी थ्रू स्पेसिफिकली डिजाइंड ऑर्गन्स। स्पेसिफिकली डिजाइंड ऑर्गन्स मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि एक्सक्रीशन का ऑर्गन सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि हमारा यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वो सब पढ़ेंगे। आपको बता दूं मैं, स्किन भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या बोला मैंने? स्किन। जी हाँ, स्किन। एक सेकंड, इसको ज़रा सही तरीके से लिखता हूँ मैं। स्किन। स्किन। स्किन, प्लीज़ राइटिंग में मत जाना यार। स्किन भी हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों? स्किन से पसीना आता है, उस पसीने में क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, जो कि हार्मफुल है और वेस्ट भी है बॉडी का। तो क्या वो वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में हेल्प कर रहा है? तो वो क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? एक्सक्रीशन ह्यूमन में सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो मेन लगता है वो पढ़ेंगे। ठीक है भाई। स्किन भी है, सलाइवा भी है। सलाइवा जब हमारा आता है उसमें भी बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, चाहे होते तो हैं, तो वो भी क्या है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस है हमारे जो चलो इतना डिटेल में नहीं जाते यार, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो कैरिड बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू रीजन ऑफ देयर रिमूवल। जो हमने पढ़ चुके हैं, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है भाई। इसको हम अगेन मैं कहूँगा डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें? एक्सक्रीटरी जब पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज का हमारा लेक्चर होता है ओवर। अब अगली क्लास में हम लोग एक एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। इन डिटेल पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे आज की क्लास से, और मैं हो सका तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, पिन कर दूंगा। आप उनको आंसर करिएगा अगर आपसे हुए तो, नहीं तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं अपनी अगले क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो भाई बैठी तो थैंक यू वेरी मच।